खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात 21 जुलाई को मुनक्किद होंगे। इन इंतखाबात के बाद ये वाज़े भी हो जाएगा कि क्या कौमी असम्बली की तरह सेनेट में भी हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल हो सकती है या नहीं। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन के लिए पुराने और नए चेहरे भी मैदान में उतरेंगे। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी इस्लाम फ़हीम अख्तर से। फ़हीम, सबसे पहले तो हमें ये बताएं ना कि इलेक्शन क्यों नहीं हो सके थे। देखें फरजाना, बहुत शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा की 11 सीटों के ऊपर जो इलेक्शंस हैं वो 2 अप्रैल 2024 को होने थे, जिस तरीके से इस्लामाबाद में बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब की असम्बलियों के अंदर इंतखाबात हुए और वहाँ से सेनेटर्स मुंतखब होकर सेनेट के अंदर मौजूद हैं और वो 1 साल 3 महीने से लेजिस्लेशन भी कर रहे हैं और अपने इलाकों की, अपने सूबों की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की जो 11 नशिस्तें हैं उनके ऊपर इंतखाबात नहीं हो सके थे। मामला ये था, तहरीक इंसाफ की जानिब से ये समझना था कि ये नशिस्तें जो मखसूस नशिस्तें हैं ये हमारे हिस्से की हैं और बाकी जो जमातों को जिस तरीके से ये नशिस्तें तकसीम की गई हैं वो गलत है। मामलात हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जुलाई 2024 में एक हुक्म दिया, फुल कोर्ट के अक्सरीती बेंच ने, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं दी। नज़रसानी अपील दायर हुई और नज़रसानी की अपील का जो गुज़श्ता महीने है फैसला हुआ और उस फैसले में मखसूस नशिस्तें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मार्च 2024 से पहले जिन जमातों में तकसीम की थी उनको बहाल करने का हुक्म दिया और अब इलेक्शन कराने की तारीख भी ऐलान कर दी गई कि अब 21 जुलाई को इन सीटों के ऊपर इलेक्शन होगा। लेकिन फरजाना, इंटरेस्टिंग बात यह है कि 21 जुलाई को इलेक्शन हो जाएगा। फ़हीम, इंटरेस्टिंग यही बात मैं आपको बता रहा था कि अभी भी जो मामलात हैं वो इलेक्शंस ना होने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि तकरीबन 8 दिन हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नोटिफिकेशन को जारी किए हुए, लेकिन अभी तक इन 25 मेंबरान का जो हलफ है वो नहीं हो सका सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने मैंडेट से बढ़कर जो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हैं उनको उन्होंने ख़त भी लिखा और ये कहा कि इनका हलफ कराएं, क्योंकि आइन ये कहता है कि इन मेंबरान के नोटिफिकेशंस के बाद हलफ होना ज़रूरी है। लेकिन बाद में मुस्लिम लीग नून के वहाँ पर जो अपोजिशन लीडर हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, उन्होंने भी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को बाबर सलीम सवाती को ख़त लिखा और ये कहा कि इन मेंबरान का ओथ लिया जाए। तो उनका जवाब आया है कि असम्बली का इजलास बुलाना और हलफ के हवाले से इकदाम करना मेरे इख्तियार में नहीं है। ये जो सूबाई वजारत है पार्लिमानी अमूर की, वो पहले ख़त लिखेगी, असम्बली कन्वीन करने के लिए चीफ मिनिस्टर करेंगे और उसके बाद जो गवर्नर होते हैं वो अगर फिर समन करते हैं सूबाई असम्बली का इजलास तो फिर जाकर इजलास बुलाया जा सकता है। लिहाजा जो इनकार हो गया है कि वो हलफ नहीं ले रहे। अब इसके बाद मुस्लिम लीग नून के और जो बाकी करने के बीच में क्या आ रही हैं, क्यों समन नहीं किया जा रहा है? जाहिर सी बात है, इजलास अगर समन होगा तो उन मेंबरान ने ओथ लेना है और मेंबरान ओथ लेंगे तो फिर अपोजिशन की तादाद ज़्यादा हो जाएगी और उससे जो सेनेट की सीटें हैं उनके ऊपर भी फ़र्क पड़ जाएगा और अपोजिशन को 1 से 2 नशिस्तें ज़्यादा मिलने के इम्कानात पैदा हो जाएंगे। तो अब हुकूमत, जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है, वो ये कह रही है कि अभी हम इजलास नहीं बुला रहे। तो दूसरी जानिब जो इंटरेस्टिंग स्टोरी और डिवेल्प हुई है उसमें ये चीज़ सामने आई है कि मुस्लिम लीग नून के अराकीन असम्बली जो है मखसूस नशिस्तों में जो बहाल हुए हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है। और उस ख़त में उन्होंने ये कहा है कि आप पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को इलेक्शन कमीशन ख़त लिखे और ये कहे कि क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर हलफ नहीं ले रहे और इजलास नहीं बुला रहे तो पेशावर हाई कोर्ट किसी को नॉमिनेट कर दे, किसी जज को नामजद कर दे या फिर किसी और ओहदेदार को नामजद कर दे और वो जाकर इन मेंबरान का हलफ ले ताकि फिर वो अराकीन बहाल हो सकें। और अब इसी सिलसिले के तनाजुर में इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर को 7 दिन की मोहलत दी है और ये हिदायत दी हैं कि इन मेंबरान का ओथ लिया जाए ताकि असम्बली फंक्शनल हो सके और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इंतखाबात 21 जुलाई को कराए जा सकें। अच्छा फ़हीम, ये जिस तरह से सीटों की अब डिस्ट्रीब्यूशन हुई है उसके बाद आप क्या देखते हैं, अगर इजलास समन हो जाता है, ओथ ले लिया जाता है तो पार्टी की क्या पोजीशन होगी? हर पार्टी की किस तरह की पोजीशन को देख रहे हैं आप, किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं आप?
देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर दो तीन चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। हमें हमेशा जब भी खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात होते हैं तो हॉर्स ट्रेडिंग की गुफ्तो शनीद आती है, मीडिया के ऊपर रिपोर्ट होता है, सियासी जमातें एतराज़ात करते हुए भी दिखा देती हैं, लेकिन इस दफ़ा तो कुछ ज़्यादा किस्म की सूरत हाल पैदा होने का इम्कान है। उसकी वजह पार्टी पोजीशन है, क्योंकि आम इंतखाबात 2024 के बाद तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान थे वो आज़ाद थे। बाद में उन्होंने SIC यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ज्वाइनिंग की, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया और अभी तक खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़ाहिर किया जाता है। तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बुनियादी तौर पर 145 अराकीन के ऊपर मुश्तमिल है। वहाँ पर सेनेट ऑफ पाकिस्तान की 11 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन होना है। 7 सीटें जनरल हैं, 2 नशिस्तें टेक्नोक्रेट्स की हैं और 2 नशिस्तें ख़वातीन की हैं। अब अगर हम थोड़ा सा फार्मूला देखें, क्योंकि ये प्रायोरिटी वाइज या तरजीही बुनियादों के ऊपर ये नंबर या वोट दिए जाते हैं कि जो मेंबर्स होंगे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, वो तरजीही नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक ये वो लगाएंगे कि ये जो उम्मीदवार हैं ये मेरी तरजीह के मुताबिक नंबर 1 है, और जिनको तरजीही वोट ज़्यादा मिल जाते हैं तो फिर वो सेनेटर मुंतखब होता है। लेकिन इसका आम सा फार्मूला ताकि हमारे नाजरीन को समझ भी आ जाए तो वो ये है कि एक जनरल सीट के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से सेनेटर मुंतखब होने के लिए 20.71 वोट हासिल करने पड़ेंगे, फिर जाकर एक सेनेटर जो है वो जनरल सीट के ऊपर बन जाएगा। और 20.71 अगर हम पार्टी पोजीशन में देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके साथ जो 35 इंडिपेंडेंट्स हैं उनको मिलाएं तो वो 93 की तादाद बनती है, जो बासानी 4 जनरल सीटें हासिल कर सकती है। और अगर हम दूसरी तरफ अपोजिशन को देखें तो उनकी तादाद 52 है। लेकिन इतलात ये हैं जो चीज़ें सामने आ रही हैं, चंद दिन पहले मौलाना फजल रहमान से भी मुस्लिम लीग नून की एक डेलीगेशन ने मुलाकात की, तो अभी तक जो अपोजिशन इत्तेहाद है वो मुतफ़िका उम्मीदवार लाने के हवाले से कोशिशें ज़रूर कर रहा है, लेकिन अभी तक उसको कामयाबी नहीं मिली। अगर अपोजिशन इत्तेहाद जो कि 52 उनकी तादाद है वो सारे मुतफ़िका उम्मीदवारों को वोट देते हैं तो फिर वो 3 जनरल की नशिस्तें एक बिल्कुल माइनर से मार्जिन से जीत जाएंगे। 2 सीटें तो उनकी कंफर्म हो जाएंगी और एक जो सीट होगी तीसरी जनरल सीट की वो माइनर होगी और उसका पॉइंट 36 या 38 से वो तीसरी नशिस्त भी हासिल कर लेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग मामलात ये हैं कि अभी तक इनके अंदर इत्तफाक की राय पैदा नहीं हो सका। बिल्कुल यही सवाल मैं आपसे करने जा रही थी कि जिस तरह की सिचुएशन आपने हमें डिफाइन कर दी है, जो सिचुएशन इस वक्त हमारे सामने आ रही है असेंबली के हवाले से, तो आपको क्या लगता है क्या JUI और PTI का या फिर JUI नून लीग का इत्तेहाद हो सकेगा? इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी है। जब 2024 अप्रैल में इलेक्शंस हो रहे थे तब JUI को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 नशिस्तें देने का वादा किया था और ये कहा था कि आपके वोट अगर पूरे हैं या फिर नहीं हैं, लेकिन 2 सीटों के लिए हम आपको वोट करेंगे और आपके 2 सेनेटर्स जो हैं वो हम मुंतखब कराएंगे। लेकिन बाद में इलेक्शंस नहीं हो सके, तो अभी तक वो जो कमिटमेंट है, वो डील है, वो मौजूद है। लेकिन दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अगर अलहदा होकर एक ही उम्मीदवार लाते हैं JUI के बगैर, तो उनको पूरे 11 नशिस्तों में से सिर्फ 1 नशिस्त मिल सकती है और दूसरी नशिस्त अगर वो हासिल करने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन और अवामी नेशनल पार्टी के जो 6 वोट्स हैं उनको मिलाकर अगर वो इनके साथ नहीं आते तो फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को सिर्फ 1 सेनेट की नशिस्त मिलेगी, अगर मौलाना फजल रहमान की जमात की जो 19 वोट्स हैं वो अगर उनके साथ नहीं जाते।